डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको बेटा आवाज़ आ रही है? आ रही है बस। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था यार। आई होप के टाइम मिला आपको, किया आपने? अच्छा बेटा, ये कहीं जरा अगर कहीं मसला आया है तो मैं अपनी स्क्रीन देखिएगा। मैंने इस तरह इसका आंसर खोल के आपके सामने किया हो, रखा हो। मुझे जरा एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ कहाँ मसला अगर आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा। ये रिटेन अर्निंग्स का एक ओपनिंग निकालना पड़ना था यार, कंपैरेटिव चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए। चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनाने के लिए। तो ये जो डिविडेंड्स वगैरह थे, ये समझ आ गए? एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी। रिस्पॉन्ड कीजिएगा साथ साथ प्लीज। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, टाइम जरा बचाना। किसी का कोई कंफ्यूजन इस स्लाइड 8 में? एग्जैक्टली बता दें क्या मसला है। आती है यार, कौन सा? हम बेटा 30 जून 2013 में है हमारा ईयर एंड। 30 जून 2013 है। कंसंट्रेशन से देखिएगा डिविडेंड वाला पहला पॉइंट सुन लो। फाइनल कैश डिविडेंड 12 से रिलेटेड अप्रूव हुआ 25 सितंबर 12 को। फाइनल है, फाइनल। तो 12 का अप्रूव हुआ 13 में। 12 का अप्रूव हुआ 13 में और 13 का अप्रूव और 13 का नहीं अप्रूव बताया हुआ, कंपैरेटिव बताया हुआ। 11 का फिर अप्रूव हुआ होगा अगर ये फाइनल है तो 12 में। पहले तो ये याद आ गया। फाइनल डिविडेंड 11 वाला जो है कब अप्रूव हुआ होगा? फाइनल डिविडेंड की अगर डेट्स ना हो तो डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इंटरम की अगर डेट्स ना हो तो डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर। वैसे इंटरम नहीं है, फाइनल ही है। ओके, देन बेटा पर शेयर दिया हुआ था, पर शेयर डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ था। तो मैं जरा 12 और 13 की वर्किंग कर रहा हूँ, फुल कंसंट्रेट करना आपने। तो 12 का 13 में आना है, 12 का 13 में डिविडेंड आना है। 12 का जो 13 में आना है उसका रेट है 4 पर शेयर। लेकिन पर शेयर शेयर्स निकालने पड़ने थे। ये शेयर कैपिटल दिया हुआ था तो 10 रुपए का एक शेयर था। 3 मिलियन शेयर्स बनेंगे। 30 मिलियन शेयर कैपिटल और 10 रुपए का एक शेयर है। 3 मिलियन इंटू 4 मीन्स 12। और ऊपर आ जाएगा 12 में 11 वाला डिविडेंड आएगा 3 इंटू 5 15। 5 दिया था 11 वाला, 11 वाला 12 में, 12 वाला 13 में। ये ओके? पहले यहाँ तक ओके कर दो। जिन्हें नहीं क्लियर हुआ सब समझ आ गया? देन उसके बाद क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स दी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर। 13 के एंड में दी हुई है 186 और 12 के एंड के में दी हुई है 105। हमें 12 का ना ओपनिंग चाहिए था, इसलिए सारी वर्किंग हो रही है। ये अब चाहिए था। देन बेटा फिर इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 13 और 12 का। ये तो क्लियर है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12 वाला लिख लेता हूँ पहले 128 और टैक्स है माइनस करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का सम होना है ना माइनस टोटल टैक्स, तो ये बन जाएगा 128 माइनस 36 माइनस 10 82 और अब सुन लीजिएगा प्लीज, बात हो रही है तो 140 माइनस 39 और आई थिंक माइनस 8 है, माइनस 8 140 माइनस 39 माइनस 8 93 ये बन जाएगा। तो रिवर्स वर्किंग हो जाएगी बेटा अभी। बोनस शेयर्स वगैरह का तो अभी चक्कर नहीं, वो आज इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ दोबारा। ब्रॉड डाउन 105 है, ये तो कैरी डाउन से भी आ सकता था। और फिर आप रिवर्स जाएं तो 105 प्लस 15 माइनस 82। जी अब ये फाइनल हो गया प्लीज 38। जिन हजरात को इशू था 38 समझ आ गया। दूसरी बेटा चीज भी जरा डिस्कस कर ही लें, अगर बात हो रही है सुन लीजिएगा अब जरा सही था। एक एरर हुआ था डेप्रिसिएशन का पिछले साल में, बताएं ज्यादा चार्ज हुई थी कम चार्ज हुई थी, कंसंट्रेट कीजिएगा। कितनी ज्यादा, कितनी ओवर चार्ज 9। तो 12 में तो आप एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9। देन बेटा ये क्वेश्चन में ना लिखा भी हुआ था और ना भी लिखा हो तो शायद हम यही अज्यूम करते, एरर हैज नॉट अफेक्टेड द टैक्स डेप्रिसिएशन व्हिच हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड। टैक्स में एरर नहीं था, सिर्फ अकाउंटिंग में एरर था। इट मींस सिर्फ करंट टैक्स अफेक्ट होना था। डेप्रिसिएशन रिवर्स होने से प्रॉफिट 9 मिलियन से बढ़ना था। टैक्स का रेट 35% था, तो इंटू 35%, 9 इंटू 35%, 3.15 से डेफर्ड टैक्स बढ़ना था, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट है। अच्छा बात मेरी पूरी सुनिएगा जरा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट है। अब बेटा क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी है या एसेट है उसका पता नहीं है, तो हमने क्योंकि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी नहीं बनाने और एंट्री अगर करनी है तो सिंपली बस फिर इस तरह से करना, अगर नहीं पता तो या लायबिलिटी या एसेट व्हिचएवर इज द केस वो क्रेडिट हो जाएगी। ये बात समझ आ गई मेरी? 12 समझ आ गया? मैंने आपसे कहा था एंट्री बैलेंस करते हुए क्वेश्चन देख लें कि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट, एसेट है तो एसेट क्रेडिट, लेकिन ना एसेट दिया हुआ है ना लायबिलिटी दी हुई है, तो देयरफॉर जो भी होगा एसेट या लायबिलिटी क्रेडिट वो हमने कर दिया। हमारा वैसे मेन कंसर्न यही था कि हमें एक्सपेंस का पता चल जाए ताकि आप रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग फाइनल कर लें। ओके मेरी बात? अब 13 में प्रॉब्लम क्या है, 13 में क्यों चेंज आ रहा है? डेप्रिसिएशन तो पिछले साल की गलत थी। देखिए बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, कंसंट्रेट करना है फुल आपने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पहले साल के बाद डब्ल्यूडीवी पे, क्योंकि बेटा ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी पिछले साल, तो अकॉर्डिंगली डब्ल्यूडीवी ज्यादा, अकॉर्डिंगली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 मिलियन से ज्यादा हुई होगी। कंसंट्रेट करना है जरा। और डब्ल्यूडीवी 9 मिलियन से कम हो गई होगी हमारे वाले 13 वाले साल में, और डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन दोबारा सुने 9 से बढ़ी, और साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयरफॉर 9 से बढ़ी होगी 12 में, जिससे 12 के एंड पे डब्ल्यूडीवी 9 मिलियन से कम हुई होगी, और जिसकी वजह से जब उस
कम WDV पे रेट लगा होगा तो 9 मिलियन पे कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये बात को समझ आई है? तो 9 मिलियन पे हमारे वाले साल में 20% रेट की बेस पे 1.8 मिलियन की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी। जिन हजरात को कंफ्यूजन थी समझ आ गई है? सवाल तो नहीं किसी का? जी कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताएं। वो मैं बता दूं। ये बिल्कुल सही है सर। एक बच्चे ने याद करवाया, बच्चे का नाम बताइएगा। अभी जो इसका कह रहे थे पिछला था। ये बड़ा एक क्वेश्चन नंबर 1 में भी ना डेप्रिसिएशन का कह रहा था, बहुत से पढ़िएगा जरा, चीजें लिंक करना शुरू करें। बताएं ओवर चार्ज हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में या कम चार्ज हुई थी? सेवनटीन में 15 मिलियन ओवर चार्ज थी, जिससे डेफिनेटली WDV कम होगी। ज्यादा चार्ज होने से WDV कम होगी। एग्रीड है यहाँ तक? लेकिन इस केस में मैंने 2008 में कोई एडजस्टमेंट नहीं की अगले साल में। वजह सुने, इस मेरे क्वेश्चन में ना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं था, सिर्फ डेप्रिसिएशन बताई हुई है, मेथड नहीं बताया हुआ था। तो अगर मेथड ना पता हो तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है। WDV अगर गलत थी भी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए WDV से रेट मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट था तो स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस क्वेश्चन में मैंने नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट क्यों इग्नोर की आपके साथ? क्योंकि क्वेश्चन में मेथड नहीं था, और मेथड ना हो तो हम स्ट्रेट लाइन हमेशा अज्यूम करते हैं। बात समझ आ रही है? कितने लोगों ने कहा यस सर? 3-4 मायूसी फैला दी 3-4 ने। लेकिन बड़ा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि हमें मेथड पता है कि वो रिड्यूसिंग है, और देयरफॉर हमें पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में WDV से रेट मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर डेप्रिसिएशन कम या ज़्यादा चार्ज होगी तो अकॉर्डिंगली WDV मुतासिर होगी, इफेक्ट होगी, और WDV गलत होने की वजह से डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी। ओके है मेरी बात अब यहाँ तक? सारा सबको क्लियर हो गया? कोई आप कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? अब बेटा वाइंड अप ही करने पे बात हो रही है। तो क्योंकि WDV कम हो गई थी 9 मिलियन से, ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, तो 13 में अब हमें डेप्रिसिएशन बढ़ानी होगी 1.8। ओके मेरी बात क्लियर है प्लीज सबको? और फाइनली अगर सोचें डेप्रिसिएशन बढ़ाएंगे तो 1.8 मिलियन से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, टैक्स लेकिन करंट टैक्स क्यों नहीं? क्योंकि टैक्स में एरर नहीं था, टैक्स डेप्रिसिएशन ठीक थी, तो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा, टैक्स कम करना है। और ऑपोजिट साइड पे अगर हमें क्लैरिटी से नहीं पता तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट विच एवर इज द केस वो डेबिट हो जाएगी। अब सबको क्लियर होगी बात मेरी? सभी ऐसे हैं?
सब यस हैं। कोई सवाल तो नहीं अब? जी बेटा अब कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया यार? जिन हजरात का इशू था क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चेंजेस इन इक्विटी बनाने में, आई होप कि मसला नहीं होगा ये। वैसे आप बता दें अब क्या मसला अगर है। अब चेंजेस इन इक्विटी सब कुछ क्लियर है? ओके कर दूं फिर मैं आगे चलो। एक करेक्शन ऑफ एरर नोट बना लिया कंपैरेटिव ईयर का। बताते रहें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। चले बेटा फिर जज़ाकल्लाह यार। आज इस तरह करें, जरा हमारे पास टाइम है, हम जरा बीच में भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गया। इससे पहले जरा आप डिविडेंड्स ही फाइनल करें आज। डिविडेंड्स फाइनल करके एक पुरानी चीज जरा आज दोबारा फाइनल कर लेते हैं। समरी ऑफ डिस्कशन अबाउट डिविडेंड। ये बेटा एग्जैक्टली वही एक पेज आपके सामने आ गया है जो प्लीज आपने पहले FR1 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ। सिर्फ ये बता दें कुछ याद आता है? वो करना चाहिएगा प्लीज। नहीं रिवाइज तो बेटा अभी करने लगा हूं मैं, लेकिन कुछ याद आता है बस इतना बता दें। तो आए जी पढ़ के फाइनल करें। डिविडेंड से रिलेटेड को बेस फाइनल करें। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स शेयर होल्डर्स। If dividend is given as a percentage, then multiply the rate with the amount of share capital. और कौन सा शेयर कैपिटल? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। नॉमिनल वैल्यू के दो नाम और बताएं। फेस और फेस वैल्यू और एक और फेस वैल्यू के अलावा भी कौन है? पार वैल्यू है। पार PAR। अगर बेटा डिविडेंड 10% 15% दिया हो तो उसको फिर आपने शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन शेयर कैपिटल भी कौन सा? जो उस दिन हो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ये दोबारा मैं क्वेश्चन भी करूंगा तो इंशाल्लाह याद करा दूंगा कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। बहरहाल ये याद रहेगा कि डिविडेंड की परसेंटेज अगर दी हुई है, परसेंटेज में दी हुआ है 10%, 15%, 20%, 12%, तो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होना। यहाँ तक रिस्पॉन्ड करना रहा। ओके याद आता? देखिएगा जी क्या करें। देखिए जिस तरह लोन है, अगर लोन का इंटरेस्ट हो तो लोन से रेट मल्टीप्लाई होता है, डेफिनेटली आता फिर वो फाइनेंशियल चार्जेस में। और डिविडेंड जो है उसका रेट मल्टीप्लाई होता है शेयर कैपिटल से। शेयर होल्डर से आपने शेयर कैपिटल लिया हुआ जिसकी वजह से डिविडेंड दे रहे हैं हम, और वो लेस होता है रिटेन अर्निंग से। अब आगे चले जरा। डिविडेंड कंपनी में पे डिविडेंड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड कैश में भी होता है, शेयर्स में भी होता है। शेयर्स का मतलब बोनस शेयर्स। डिविडेंड कैश में भी होता है, शेयर्स की फॉर्म में भी होता है। और अगर शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड दिया जा रहा हो शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर्स कहते हैं। प्लीज जरूर फाइनल कर लीजिएगा दोबारा। और बेटा ये जो कैश या बोनस शेयर्स हैं ये ड्यूरिंग द ईयर इन टर्म डिविडेंड के तौर पे भी दिए जाते हैं और फाइनल आफ्टर द ईयर भी दिए जा सकते हैं। करंट ईयर के आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी दिया जा सकता है। तो डिविडेंड कैश में भी है, शेयर्स में भी है,
इंटरम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। कोई नई बात तो नहीं कर रहा? ओके प्लीज। देन बेटा जरा लेफ्ट कॉलम में आ जाए, लेफ्ट साइड देखिए अपनी कैश डिविडेंड वाली। कैश डिविडेंड चाहे फाइनल हो चाहे इंटरम हो, हम कंपनी के एंगल से बात कर रहे हैं। IS12 में बड़ा ये बातें आई थी, तो फिर फाइनल कर लें यार। कैश डिविडेंड 2 स्टेजेस पे रिकॉर्ड होता है, पहले डिक्लेयर होता है फिर पे होता है। जब डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट हो जाता है, और जब पेमेंट होती है तो पेएबल डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाता है। लेकिन डिक्लेयर होता है जब डिविडेंड डेबिट होता है तो डेबिट डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से लेस होता है। बताएं डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से डिक्लेरेशन वाले दिन लेस होता है या पेमेंट वाले दिन? बहुत वैसे कैश फ्लो वगैरह में बहुत चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ज़रूर सोचें। ना याद आया ज़रूर बताएं। एंट्रीज याद आ गई हैं? बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है उस दिन डेबिट होता है, और जिस दिन वो डेबिट हो वो डेबिट पे रिटेन्ड अर्निंग से लेस होता है। पेएबल तो करंट लायबिलिटी है जब तक पे ना हो। एनी कंफ्यूजन द लेफ्ट साइड? राइट साइड पे है बेटा। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। पहले तो ये फाइनल करें, आता है ज़हन में। बोनस शेयर्स डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। कैश क्रेडिट नहीं इसमें होना, लायबिलिटी नहीं है, कैश नहीं है, इसमें बोनस शेयर्स देने हैं। तो शेयर्स देने से नंबर ऑफ शेयर्स इशू बढ़ जाएंगे। ओके सर। कितने लोगों ने कहा ओके? कोई सवाल हो किसी का? एक चीज पहले आप बता दें, दूसरी चीज बाद में मैं बताऊंगा। बताएं ये एंट्री किस अमाउंट पे होती है? सही लफ्ज यूज कीजिएगा। और नहीं, और यही कहना शुरू हो गया हम। मेजॉरिटी फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कह रही है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने क्यों पूछा था बेटा किस अमाउंट पे होती है? तो एट नॉमिनल अमाउंट। देखिए इसमें पैसा तो लेने नहीं शेयर होल्डर से, देयरफॉर इस एंट्री में को प्रीमियम डिस्काउंट, ये बातें जब मैं करता हूँ याद आता है प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट आता है याद? तो इसमें क्योंकि पैसा तो लेने नहीं, इसलिए नॉमिनल वैल्यू से कम ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। तो ये एंट्री सिर्फ किस अमाउंट पे एज इट इज की जाती है? एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। और नॉमिनल वैल्यू के लिए बेटा पार वैल्यू भी वर्ड है और फेस वैल्यू भी वर्ड है। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। आखिरी चीज जरा सुन लें, ये जो डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट है, इसमें ये जो डिविडेंड है, बोनस शेयर्स रिटेन्ड अर्निंग में से भी डिविडेंड के तौर पे भी दिए जा सकते हैं, और लॉ हमारा जो है वो अलाउ करता है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट में से भी ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। बोनस शेयर्स वाला सिर्फ, कैश वाला नहीं। कैश वाला सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से लेस होता है। लेकिन अगर ये रिटेन्ड अर्निंग से बोनस शेयर्स अनाउंस हुए हैं तो रिटेन्ड अर्निंग से डिविडेंड लेस हो जाएगा और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मींस रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम से लेस होकर चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर शेयर प्रीमियम में से बोनस शेयर्स दिए गए सवाल में बताया हुआ है, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय शेयर प्रीमियम अकाउंट में से लेस होकर शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो बताएं बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करें? कितने लोगों ने कहा? ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिटेन्ड अर्निंग्स है आरडी। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो
तो ये डिविडेंड आप रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय प्रीमियम में से भी लेस कर देंगे। बहरहाल इस टेबल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, बता दीजिएगा जरा। ये तो बॉक्स सामने पड़ा है, इसमें डिविडेंड की स्टोरी याद आ गई, तो सवाल तो नहीं आ रहा। देन उसके बाद बड़ा फिर आगे चले, बात तो हो गई है वैसे। इफ नथिंग इज मेंशन, ये सारे पॉइंट्स पढ़े। इफ नथिंग इज मेंशन देन बोनसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। थर्ड पॉइंट पढ़ के बताएं, याद आता। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द signing of financial statements. Authorization means signing of financial statements. It is disclosed. Entry करेंगे, disclosure देंगे। कितने लोगों ने कहा? सबने कहा बिल्कुल ठीक है जी। डिस्क्लोजर देंगे और जिस साल रिकॉर्ड डिक्लेयर होगा उस साल रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड इज एडजस्टेड अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, ये तो बात हमें पता है। अगली दो बातें याद रखिएगा। इफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट गिवन, अगर ये नहीं पता किस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो नॉर्मल क्या है, इंटरम डिविडेंड जिस साल का है उसी साल में, और फाइनल डिविडेंड जिस साल का है उससे अगले साल में रिकॉर्ड होगा। पढ़ के बता दें, बात अब याद रहेगी, दोबारा रिवाइज हो गई है। इफ नेचर ऑफ डिविडेंड, सेकंड लास्ट पॉइंट, इफ नेचर ऑफ डिविडेंड का मतलब अगर ये नहीं पता फाइनल है या इंटरम डिविडेंड है, तो यकीनन बेटा कंपनीज इंटरम डिविडेंड देती हैं, लेकिन अगर पता नहीं है तो नॉर्मली कौन सा फिर डिविडेंड अज्यूम करेंगे, फाइनल। और अगर लास्ट लाइन, अगर टाइप ऑफ डिविडेंड मींस ये नहीं पता कि कैश है या बोनस, तो क्या अज्यूम करेंगे, कैश डिविडेंड है। बोनस शेयर्स भी होते हैं लेकिन नॉर्मल कैश डिविडेंड है। ओके, याद आ गया सब कुछ। कोई सवाल हो यहाँ तक पूछ लें। नो सवाल आ गए? देन बेटा एक काम करें, पहले भी मैंने शायद इसी दिन आपको समझाई होगी ये स्टोरी। ये जो आखिरी 3 पॉइंट्स आए हैं, इनको एक छोटी सी लाइन में ज़रा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सपोज लिखा हुआ है 15% डिविडेंड, इससे आपको क्या समझ आएगा, ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, बताएं कैश है या बोनस है? कितने लोगों ने कहा? सब ने। बताइए इंटरम है या फाइनल है? कितने लोगों ने कहा? सब ने। बताएं ये ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ है या आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिक्लेयर हुआ है? कितने लोगों ने कहा? सब ने, ठीक है। इट मींस सिंपली ये 15% डिविडेंड का मतलब इट इज 15% फाइनल कैश डिविडेंड, और अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ही पता तो डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर, और जो बातें जहन में इधर उधर हुई हुई थी दोबारा रिवाइज हो गई। फाइनल रिस्पॉन्स ओके। चलिए बेटा अब इस डिस्कशन की बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 जी है, चेंजेस इन इक्विटी का उसी तरह का सवाल है इस तरह का, शायद अगर आप जेन मिलाएं तो शायद अपने आपको याद आ जाए, पहले भी किया हुआ है, लेकिन इसमें ना अब IAS 8 जरा मिक्स हो जाएगा, एक एरर बीच में आ जाएगा जो रेट्रोस्पेक्टिव पर डिस्कशन होगी। तो IAS 8
और विद चेंजेस इन इक्विटी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हमें वंस अगेन रिवाइज करनी है सही तरह चीज़। रिक्वायरमेंट में चले जाए, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और कंपैरेटिव ना भी मांगा हो तो आपने चेंजेस इन इक्विटी के सवालों में कंपैरेटिव बनाना है, याद रहेगा। इट मींस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जनवरी 2011, फिर 31 दिसंबर 11 और फिर 12। फर्स्ट लाइन पे आए, SCCL company listed in Karachi and Lahore Stock Exchange is in the process of finalization of its accounts for the year ended 31st December 12. Following information is available. Okay. क्या क्या information है? Shareholders equity as on 31st December 11 and 12. Sorry, 11 and 10 consist of shareholders equity. 11 और 10 का डाटा दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। आई होप कुछ ये बातें याद आ जाएंगी, बातें सारी पहले हुई। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट इज अनदर नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी वर्ड है, अनअप्रोप्रिएटेड भी है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी है। ओके, एक काम छोटा सा करते हैं, एक फिगर मैं सर्कल कर रहा हूँ 4508, इसकी जरा डेट बताएं, एग्जैक्टली डेट। जी बिल्कुल सही कहा जी, 31/12/10 सही है, और 31/12/10 मीन्स 1 जनवरी 11 हो जाएगा ओपनिंग। ओके, देन उसके बाद बड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, 11, 12 का। 12 अनऑडिटेड मींस अनएडजस्टेड। अनऑडिटेड का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसका भी ऑडिट रहता है, ऑडिट मींस वेरिफिकेशन रहती है, तो अनएडजस्टेड किस सेंस देगा ये, अनएडजस्टेड फिगर है। हम हैं ही 12 में, तो 12 की अनएडजस्टेड फिगर है, देखेंगे कुछ शायद 12 में एडजस्टमेंट ना हो। ओके, पॉइंट नंबर 2। ओके, पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 31 December 12 current year, it was discovered that machinery purchased on 1st January 2011 for ₹35 million was erroneously debited to repair account। क्या मसला जी, क्या चीज कहाँ चली गई है? बिल्कुल ठीक है, एसेट एक्सपेंस बन गया है, तो हमें एंट्री करनी है एसेट डेबिट रिपेयर क्रेडिट। एरर करंट ईयर का है या प्रायर ईयर का है? आगे और नहीं बढ़ाए, करंट नहीं, करंट ईयर में डिस्कवर हुआ है। ये करंट ईयर एरर है या प्रायर पीरियड एरर है? करंट ईयर में हुआ है, पिछले साल में हुआ है। डिस्कवर कब हुआ है? इस साल डिस्कवर हुआ है, लेकिन एरर कब हुआ है, इस साल या पिछले साल? 1 जुलाई 11 है यार। करंट में कह रहे सब, बाकी प्रायर प्रीवियस प्रायर
बेटा प्राइवेट करंट ईयर में डिस्कवर हुआ, प्रायर पीरियड एरर है, पिछले साल में हुआ था यार जी। कुछ डेप्रिसिएशन का मसला तो नहीं बनेगा, गलती से एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था, बताएं डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी या नहीं चार्ज हुई होगी? सोचे सोचे, उलट सिचुएशन है जो कल करे थे उससे उलट आज। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिवर्स करेंगे? नो चार्ज, ठीक है सही है। आ रहा है कोई और? ठीक है ठीक है। तो एडजस्टमेंट इसकी हुई नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट एरर, तो इसकी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करेंगे, पिछले साल की गलती है पिछले साल में ठीक करेंगे, और अगर टैक्स इन्वॉल्व हुआ तो टैक्स इफेक्ट्स लेंगे। देन बड़ा फिर कैश डिविडेंड्स एंड बोनस डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन है यार, इसको अगर एक मिनट रिवाइज कर लें। 10 का इंटरम 10 में, लेकिन 10 का गौर से देखिएगा फाइनल 11 में, 11 का फाइनल और फाइनल 12 में, और 11 का इंटरम 11 में, 12 का फाइनल और फाइनल 13 में, और इंटरम 12 में। एक नजर खुद भी पढ़ लें, ओके। बाकी क्वेश्चन में फिर याद करवाइए दोबारा। देन बेटा उसके बाद वो कहता है इंटरम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इंटरम हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो हाफ ईयर मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर को डिक्लेयर हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तरतीब लगानी पड़ती है। देन बेटा राइट शेयर्स की डिस्कशन है 31 नवंबर को। राइट शेयर्स की कोई एंट्री बताएगा यार, सही बताएगा यार प्लीज। कितने लोगों ने कहा? बिल्कुल ठीक है जी। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन आखिरी चीज बस ये बता दें फिलहाल, क्या इस कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट में प्रीमियम या डिस्काउंट आ सकती है? डिस्काउंट की फिगर आ सकती है? कितने लोगों ने कहा? काफी मशहूर। अब बेटा बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स का फर्क क्या है? बोनस शेयर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कैश, विदाउट एनी कंसिडरेशन, और राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए तो जाते हैं, लेकिन राइट शेयर्स में कैश लिया जाता है। हाँ वो एक अलग बात है कि कैश शायद मार्केट वैल्यू से कम लिया जाता है, लेकिन राइट शेयर्स में कैश लिया जाता है। इसकी एंट्री वही है जो शेयर कैपिटल की होती है, लेकिन इसमें क्योंकि कैश लिया जाता है राइट शेयर्स में, इसलिए प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है नॉमिनल वैल्यू से अबव या बिलो अगर बेचे गए शेयर्स, ओके। बाकी उसकी बताई भी हम आगे 4 to 5 इसकी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, याद आ रहेगा आपको। फिर राइट शेयर्स की एक डेट भी दी, रेट भी दिया हुआ है, 18 रुपये का एक शेयर बेचा है, 10 रुपये का एक शेयर था, तो 8 रुपये प्रीमियम भी आएगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%, मतलब 35% टैक्स रेट भी है। इट मीन्स क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट रिगार्डिंग द टैक्स एडजस्टमेंट्स। आए स्पीड अप हो, मेरा ख्याल है कि वी शुड कंप्लीट दिस क्वेश्चन टुडे इंशाल्लाह। आ जाए गेम ऑन करें। फॉर्मेट बना, कंपनी का नाम है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है SCCL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 है, रुपीज इन मिलियंस हैं, कॉलम्स बनाने हैं,
सवाल देख के फाइनल बताना है मुझे, कॉलम कितने बनाऊं, ऊपर नीचे सब कुछ देख के। रैंडम लेना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4, कोई ना कोई तो होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं शुरू हो जाएगा। फाइनल सोच लो, जाने दें यार। कौन है? ज्यादा है सर, 3 नहीं है, सोचें। एक टोटल का भी तो होगा ना यार, 4। बेटा शेयर कैपिटल का होगा, प्रीमियम ऊपर तो नहीं नीचे नजर आ रहा है, ये राइट शेयर प्रीमियम इशू है, तो प्रीमियम का बन जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और एक टोटल। रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं नजर आ रहा है, कोई रिजर्व नहीं नजर आ रहे। ठीक है, ठीक है, तो 4 कॉलम्स जगह रखें, एज ऑन, बैलेंसेस एज ऑन वगैरह करिए, 4 कॉलम बनाएं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल। जी सर जी, कॉलम बन गए। स्टार्ट नहीं सर, मेरा ख्याल है कि आपको मैक्सिमम खुद से करना चाहिए। स्टार्ट नहीं, मैच करे मेरे साथ स्टोरी। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 11। शेयर कैपिटल की फिगर है 7833 मिलियंस में। डाटा ध्यान से देखिए, प्रीमियम नहीं था, 4508। कंसंट्रेशन से देखिएगा, टोटल बाद में हो जाएगा। कौन सा है बेटा? बिलाल आपकी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। उस जमाने में IS8 नहीं पड़ा था, तो ये ना कह दीजिए कि ये पहले किया मैंने नहीं करना। बीच में IS8 मिक्स हो गया है मिस्टर बिलाल। तकरीबन आपकी बात ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 नहीं है। उस जमाने में प्रायर पीरियड एरर्स का हमें नहीं पता था। ओके बिलाल, ओके बिलाल। देन बेटा 1 मिनट जरा रुके और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा दें। देखिए प्लीज किया हुआ है, लेकिन गेम सीरियस है, नई चीजें बीच में ऐड हो रही हैं। ये जो 4508 है, ये किस साल तक का प्रॉफिट बीच में शामिल है? किस साल तक के प्रॉफिट्स बीच में शामिल हैं? क्विक रिस्पॉन्स 10 तक के। अब आए जरा पॉइंट नंबर 3 में। ये जो एरर हुआ था, ये 10 में अगर हुआ होता ना, 10 में अगर हुआ होता, 10 में या 10 से पहले, तो इस एरर की करेक्शन का इफेक्ट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी आना होता है। याद है? कितने लोगों ने कहा? सब ने कहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एरर क्योंकि 11 में इसकी ओपनिंग तो एडजस्ट नहीं होगा, ओपनिंग एडजस्टेड ही है, लेकिन 11 का प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रीस्टेट होगा। बहरहाल एहतियात रखनी पड़ती है, समटाइम्स यहाँ अगर एडजस्टमेंट होती है तो हमें फौरन कुछ और लिखने से पहले
इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर या इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, सबसे पहले यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ती, याद आ रहा है? देन उसके बाद बेटा फिर अगली बात ये होती थी, जरा रिवाइज कर लें, हमने जरा सीक्वेंस डेवलप करना है ये सब कुछ लिखते हुए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसको करते कैसे थे, जरा रिवाइज करने जहन में। सबसे पहले पिछले फाइनल डिविडेंड्स, प्रीवियस ईयर के फाइनल्स, नंबर 2 फिर इस साल के इंटरम्स, फिर एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। लेकिन बेटा बीच में ना, डिविडेंड्स के बीच में अगर कोई शेयर इश्यूएंस वगैरह हुई हो, नया शेयर इश्यू हुआ, तो उसको भी कंसिडर करना है। दोबारा एक दफा सुन लें, पिछले साल का फाइनल सबसे पहले, फिर इंटरम इस साल के, इस साल में, फिर एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट और सरप्लस में कोई सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ हो वो भी, और बीच में बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ शेयर इशू ना हो गया हो। तरतीब याद आ गई है? तो बताएं सबसे पहले क्या चीज उठाऊं, ढूंढे, सही बोलिएगा। और 2010 वाला फाइनल बोनस डिविडेंड, यही कह रहे हैं बच्चे, यही कह रहे हैं सर। आ जाएं, हिम्मत करें, फिर लिखें फाइनल बोनस शेयर्स 10 वाले 11 में वर्किंग कैसे करूं, रेट दिया हुआ है किससे मल्टीप्लाई करूं, शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई होता है, और जिस दिन ये बोनस शेयर्स का डिविडेंड अनाउंस हुआ है उस वक्त शेयर कैपिटल की अमाउंट 7833 है। तो 7833 इंटू 0.2, क्या आंसर आ रहा है? राउंड ऑफ कर लीजिएगा मिलियंस में। 1567 की डबल एंट्रीज में लाएं। डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग में लेस हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसे प्रीमियम है नहीं, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, नेट इफेक्ट ऑन इक्विटी 0 ही है, लेकिन डिविडेंड डेबिट शेयर रिटेन्ड अर्निंग से लेस हुआ, और शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। एनी कंफ्यूजन? जवानों हिम्मत करनी है, विद इन टाइम इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। हुक्म करें आगे, हुक्म आपके, इंशाल्लाह अमल दरामद मेरा। अगला हुक्म, जज़ाकल्लाह सदी कौन है? सारी हैं। जज़ाकल्लाह यार, इसका मतलब है कोई है। जज़ाकल्लाह सर। जी सर जी, अगला सर, अगला सर 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 छा जाए सर, छा जाए। सोने की कोशिश नहीं करनी, मेरी आवाज़ ने आपको बहुत डिस्टर्ब करना है। हिम्मत हिम्मत मत ज़हन में लाएगा मैंने किया हुआ है, किया हुआ था, भूल जाएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2011 का इंटर्म 11 में 10%, हिम्मत मारिएगा। ये 10% भी बोनस शेयर्स हैं, तो इंटरम बोनस शेयर्स 11 वाले वर्किंग करवाएं जी। वर्किंग कैसे करवाऊं? 10% रेट है, किससे मल्टीप्लाई करूं यार? किस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करना होता है? जो उस दिन है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। करवाएं, याद आएगा आपको, ये याद आना चाहिए। वर्किंग करवाएं, बिल्कुल सही है, आपने कहा वर्किंग करवा छोड़ें। $7,833 शेयर कैपिटल था और 1567 शेयर कैपिटल और इजाफा हो गया।
इस इंटरम से पहले तो इंटू 10%। सबको याद आ गया? फिगर बताइएगा। सबको याद आ गई स्टोरी? इंटरम है, बोनस है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड लेस होगा, शेयर कैपिटल में ऐड होगा। आगे हुक्म कर दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर अब आना है। ये बड़ा जो राइट शेयर है ना, ये अगले साल है, 31/11 पे 12 में ही। तो इस साल को शेयर इश्यूएंस और नहीं है, तो फाइनली बिल्कुल सही शेयर अब पे आ रहे। प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लिख लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन बेटा ये रीस्टेट होना है। क्यों? क्योंकि एरर हुआ हुआ पिछले साल, तो इसके लिए जगह छोड़े आप, पूरा पेज रखिएगा, वर्किंग्स में आ जाए। तेजी से जेन चलाइएगा। डेट ऑफ एरर मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ, आप भी करें। कोई ऐसी चीज नहीं मेरा ख्याल है जो आपको पता नहीं है। मशीनरी डेबिट, रिपेयर्स क्रेडिट, करते रहें ठीक कह रहे हैं। 35 मिलियन 31 दिसंबर 11। डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट हमने कैपिटलाइज किया, तो डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन पहला साल कॉस्ट से रेट मल्टीप्लाई होगा। लेकिन सॉरी 6/12 क्यों होगा? एरर था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मशीनरी परचेज है, तो 3.5। क्विक रिस्पॉन्स, टैक्स इफेक्ट्स लें, बिल्कुल ठीक है। %35 टैक्स रेट है, टैक्स एडजस्टमेंट करें। ये बताएं, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? बिल्कुल ठीक है। करंट टैक्स इफेक्ट होगा या डेफर्ड टैक्स? कर लें मत, अकाउंटिंग में गलती हुई टैक्स में। बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं पता तो लायबिलिटी या एसेट व्हिचएवर इज द केस क्रेडिट। ओके, लेकिन क्या 12 में भी कोई मसला आगे चलेगा? अच्छा बेटा, बात हो रही है, फिर एक दफे वर्किंग कर लें, ताकि जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हो तो फिर सारी कंप्लीट हो जाए। 12 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 35 सेकंड ईयर में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सवाल में। 35 - 3.5 इंटू 20%।
पूरे साल की अब चार्ज होगी। बताएं कितनी डेप्रिसिएशन बनती है? 6.3 बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा डेप्रिसिएशन के चार्ज होने से? सोचो 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 सोचो। बिल्कुल ठीक है, कम होगी। टैक्स भी कम होगा, क्रेडिट होगा एक्सपेंस। ऑपोजिट साइड पे whichever is the case डेबिट होगा। मेरी इस वर्किंग में कोई कंफ्यूजन कहीं हुई है तो जरूर बताएं, और प्लीज ये ना कह दीजिएगा कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ओके ओके सारे देन बड़ा एक काम कर लें, हमें चेंजेस इक्विटी बनानी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो ये जो एडजस्टमेंट हमने की है, एक छोटी सी वर्किंग जरा करवा दें। 2011 का अब रीस्टेटेड प्रॉफिट क्या होगा? मैं जरा सामने लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट्स की हेडिंग लिखें, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हेडिंग लिखें, और पहले 11 की जरा एडजस्टमेंट्स करवा दें प्लीज। कोई प्लीज कोई भी ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस प्लीज नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन से काम करें। ये गिवन बताएं 11 का, सवाल देखें अपना। 11 का गिवन बताएं, 11 का सही ढूंढिएगा। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में ढूंढे, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 4944। अब ये 3 एंट्रीज हुई हैं 11 में हमारी, एक ये वाली डेप्रिसिएशन वाली और टैक्स वाली। तो कंसंट्रेशन से सोचो जरा, तो रिपेयर्स क्रेडिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रहा, आप खुद सोचना अपना। डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट होने से, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसलिए टैक्स का फैक्ट भी बीच में ही आएगा। 11.025 डेबिट होने से क्या फर्क पड़ेगा? जी सर। बताएंगे कहाँ क्या कौन कौन सी अमाउंट लेस हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। और जाने दें यार, रिपेयर वाला कौन है? बेटा अब्दुल्ला, रिपेयर क्रेडिट हो रही है यार, ना करे यार, तेरी मेहरबानी है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा रिपेयर क्रेडिट होने से, खर्चा कम हो रहा है। अब्दुल्ला ना कर बेटा, अब्दुल्ला प्लीज यार, डिस्काउंट समझ आया बेटा? रिपेयर क्रेडिट हो रही है, खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा अब्दुल्ला। और इसके अलावा बाकी सब ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है जी। देखिए जी, रिपेयर एक और चीज ना सोचना, और कुछ भी नहीं है। ये प्रॉफिट होता है, ये क्रेडिट फिगर होती है। रिपेयर क्रेडिट हो रही है, डेप्रिसिएशन और डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो मेरा ख्याल इस तरह कर रहे हैं, और कुछ नहीं भी तो यार, प्रॉफिट क्रेडिट फिगर है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट लेस हो जाएगा। इसी तरह सोचें प्लीज, बड़े होने की कोशिश करें। एडजस्टेड प्रॉफिट बताएं। क्या बता रहे हैं? 49 बेटा राउंड अप करें यार, 0.475 खत्म करें। रुपीज मिलियंस अगर कर रहे हैं तो मिलियंस में राउंड अप करें। 4964। ओके ओके देन बेटा एक सेकंड, आप 12 भी फाइनल कर लें यार, ताकि चेंजेस इक्विटी को फाइनल कर लेंगे।
12 का एडजस्टेड प्रॉफिट अनऑडिटेड कितना गिवन है? अनएडजस्टेड अनऑडिटेड 5090 बिल्कुल ठीक है, गिवन है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 6.3 और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट की बड़ा वर्किंग कर रहा हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट आइटम से इफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट एक गिवन फिगर क्रेडिट है, डेप्रिसिएशन डेबिट है, एक्सपेंस क्रेडिट है, डेफर्ड टैक्स का टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट है। आपकी चॉइस है, ब्रैकेट लगानी है तो शायद 6.3 पे लगेगी। एक्सपेंस कम, एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके ये आंसर भेजें। फाइव जीरो नहीं यार, ना करिए यार। कौन सा बेटा जेब ना करे यार, मेरे बनी है। ये सॉरी, ये मेरी फिगर गलत है। ये गिवन सही है? गिवन फिगर क्या है? 5090 है या 4 है? ठीक है, सॉरी है। नहीं, ये गिवन फिगर तो मेरी गलत थी शायद। फाइनल आंसर सही भेजे। गिवन फिगर है 5090। सवाल देख लीजिएगा जरा। गिवन फिगर जरा एक मिनट बताइएगा। गिवन फिगर पहले 5090 ही है ना? हाँ जी, एंड में फिर 5086 आ जाएगा। सॉरी जरा ऊपर वो मैंने फिगर सही नहीं लिखी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्लीज। ओके 5086 ओके। चलो बेटा वाइंड अप करें। What is the profit after tax restated of 2011? 4964। ये यहाँ तक वाइंड अप कर ले जरा। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस है नहीं। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 11 रीस्टेटेड भी लिखना ना भूलें हम। इसमें प्रॉफिट अब रीस्टेट हुआ। भेजे टोटल्स, कॉलम्स के टोटल्स में। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स का भेजें। सिक्स नाइन सिक्स फाइव। टोटल्स बाद में कर लेंगे, तो हमेशा आप घर से करते ही होते हैं। टोटल्स तो आप घर कर ही लेते हैं। FR1 से आप लोगों को आदत है, टोटल्स तो घर करते हैं। जी सर जी, अब आए सही काम खत्म करें। क्वेश्चन देखें, इकट्ठे प्लीज। इकट्ठे हो गए? इकट्ठे हो गए सारे? बताइए जी अब क्या करें?
12 शुरू हो गया, 12 तरतीब बनाए। नहीं बेटा, प्रॉब्लम अब ये कि कैश फाइनल 2 है, कैश डिविडेंड भी है, 11 का फाइनल कैश डिविडेंड भी है और 11 का बोनस शेयर भी है। पहले किसको लिखूं यार? किसने कहा? उमर बेटा दोबारा सोचो, कैश पहले लिखूं या बोनस लिखूं? हाँ जी, ये सही जवाब है। देखते हैं ये वाला सवाल जवाब किसका, कितने लोगों का? नहीं, कैश नहीं। सही जवाब ये है कि कोई भी पहले लिखा जा सकता है। एक नोट पढ़े, अगर एक से ज्यादा डिविडेंड हो ऑन द सेम डेट तो जो मर्जी पहले लिखे, लेकिन बस जो चीज याद रखने वाली वही है, दोनों की परसेंटेज किस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगी जो इन दोनों डिविडेंड से पहले आ रहा है। सही रिवाइज कीजिएगा, बोनस पहले लिखें या कैश पहले लिखें। अगर एक से ज्यादा डिविडेंड इकट्ठे हो जाएं, फाइनल हो या इंटरम हो, 2 फाइनल डिविडेंड्स हो या 2 इंटरम डिविडेंड्स हो, तो उन डिविडेंड से पहले जो शेयर कैपिटल आ रहा है वो लिखना होता है, उससे शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होना होता है। तो प्लीज ये बेटा कैश जरूरी नहीं है, ये रट्टा ना लगाएं, बेहतर है, कोई भी हो सकता है। मैं जानबूझ के बोनस पहले लिख रहा हूं ताकि मेरी बात आपको सही समझ आ सके। फाइनल बोनस शेयर्स, फाइनल बोनस शेयर्स किस साल वाले? 11 के 12 में। क्या करूं? 10340, परसेंटेज इसकी क्या है? 10%। 1034 रिटेन अर्निंग्स लेस हुआ और शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। एक मिनट देख लें प्लीज। अब बेटा इसके बाद मैं फाइनल लिखूंगा भी, फाइनल कैश डिविडेंड लिखूं भी, तो इवन देन, हालांकि ये बोनस शेयर्स का इजाफा हो चुका है अगर पहले लिखा मैंने, लेकिन बेटा अगर सेम डेट पे इजाफा हुआ ना, तो सेम डेट पे अगर एक साथ डिविडेंड्स हैं तो उनकी बेस कैपिटल सेम का मतलब दोनों के लिए बेस से बनेगी। तो इट्स इररिलेवेंट, ऊपर नीचे होने का कोई मसला नहीं है। बस ये ध्यान में रखें कि अगर एक डेट पे एक से ज़्यादा डिविडेंड्स इकट्ठे हो जाएं, फाइनल हो या इंटरम हो, तो उनकी बेस ऑफ शेयर कैपिटल इज रिमेन्स सेम। बस ये बता दें, अब बात को समझ आ गई। और कैश डिविडेंड के बेटा एक मिनट एंट्री बोले जरा। डिविडेंड डेबिट, इसमें ना शेयर कैपिटल में इसका सेकंड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा डिविडेंड पेएबल, और पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ओके, अब फाइनली बता दें, कोई कंफ्यूजन? नोट भी कर लें, कंफ्यूजन है तो बता दें, वरना नोट करके ओके कर दें। अभी ना आ जाएगा यार तीसरे दिन ही, अगर ईद हुई जब पीर की। बहुत ज़हन में रखना।
जी बेटा आगे चलाएं। नेक्स्ट क्या लिखूं, सवाल देखें। इंटरम बोनस शेयर्स, ओके। ये बताएं कैसे वर्किंग करूं यार। 4 फुट कितना करेगा? 10340 में 1034 ऐड करके मल्टीप्लाई करूं, या ये भी सेम डेट पे ही है? 2 फुट का है मेरा 6 फुट का तो है भी, 2 फुट का है बिल्कुल ठीक है। और 5 फुट 1 इंच एग्री करते हैं, ऐड करके रेट मल्टीप्लाई होगा। हाँ 25 के है खड़ो के पढ़ना होते पूरी जानते हैं ना। छोटी बात से ये स्टूडेंट्स एग्री करते हैं में से? 3000 कहना जाएगी, मैं का फैमिली कहना जाएगा, मैं का 24 कहना नहीं। एग्रीड सर। इन बोनस है तो दोबारा डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 569। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट हुक्म करें। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा प्रॉफिट से पहले एक चीज आएगी 30 नवंबर पे। अच्छा बेटा ये ना एक चीज थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, इंटरम डिविडेंड ना हाफ ईयर पे है। हाफ ईयर का मतलब हो जाएगा हमारे सवाल में 30 जून पे, और ये बोनस जो राइट शेयर्स है ना ये 31 नवंबर पे है, 30 नवंबर पे है। अगर फर्ज करें कि 30 नवंबर की जगह डेट होती 1 अप्रैल 12, तो बताएं, सोच के बताएं, सब सोचें। मैं पहले इंटरम बोनस शेयर्स की वर्किंग करता या राइट शेयर्स की वर्किंग करता? कितने लोगों ने कहा? सबने कहा बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन हमारे इस केस में क्योंकि बोनस शेयर्स पहले है, मिड ऑफ द ईयर है, और नवंबर बाद में आएगा, दिसंबर से जस्ट 1 महीने पहले, तो देयरफॉर फाइनली अब आ जाए इशू ऑफ राइट शेयर्स। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्किंग है, ये कैंडी जरूर सही नोट कीजिएगा। इशू ऑफ राइट शेयर्स वर्किंग में आ जाए। तरीका क्या है? 30 नवंबर 2012, फ्रैक्शन दी हुई उसने 4/5। इनके पास, जिन लोगों के पास 5 शेयर्स हैं उन्हें 4 मिलने हैं। एक रेशो दी है 4 राइट शेयर्स फॉर एवरी 5। इसका वे आउट ये होता है, सब लोग सही रिवाइज कर लीजिएगा, कि आप सबसे पहले ढूंढें कि एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स का तरीका क्या है? 30 नवंबर तक आते आते बोनस शेयर्स भी इस साल के, पिछले साल के फाइनल भी और इस साल के इंटरम भी अनाउंस हो चुके हैं, जिनसे शेयर कैपिटल बढ़ चुका है। तो तरीका जरा गौर से सुनिएगा। 10340 उठाया ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग पे नहीं लेना, ड्यूरिंग द फिर चेंज आ गया हुआ है 1034 और प्लस 569। यहाँ तक जरा एक आंसर भेजें जरा। इस वक्त राइट शेयर इशू हो रहे हैं, इस वक्त 11,943 का शेयर कैपिटल था। मेरा वर्ड सुनना ध्यान से, शेयर कैपिटल है ये 10 रुपए से फिगर्स मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने तो डिवाइड बाय 10, 1194.3 मिलियन शेयर्स थे राइट इश्यू से पहले। अब नंबर ऑफ राइट शेयर्स कैसे आएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 4:5। आंसर बताएं। ओके आंसर बताएं, इंटू 4/5 करके।
955.4 मिलियन राइड शेयर्स। इसने भेजा आंसर, सुस्ती ना बनाए। बल्कि सॉरी 4 आई थी। सही बताइएगा क्या आ रहा है? 1194 डिवाइड बाय 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। सही आंसर बताइएगा क्या आ रहा है? आ रहा है 0.44 मिलियन राइड शेयर्स। आखिरी स्टेप देखिएगा ध्यान से। अब एक राइड शेयर 18 रुपए का इशू है, लेकिन वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ दिस 18 रुपीज। इंटू 10 करेंगे तो शेयर कैपिटल आएगा, इंटू 8 करेंगे तो शेयर प्रीमियम की फिगर आएगी। तो फाइनली आंसर 955.44 इंटू 10। अब जब रुपीज आ जाएंगे तो बेटा मिलियंस में राउंड ऑफ कर लें। फाइनली 955.4 मिलियन शेयर कैपिटल की अमाउंट है, और 955.44 इंटू 8 करके शेयर प्रीमियम की अमाउंट सही राउंड ऑफ कीजिएगा, 7644 आई थिंक हो जाएगी शेयर प्रीमियम की फिगर। सब साथ है सर, फॉलो कीजिए मेरी बात। एक डबल एंट्री लिखने जरा पोस्टिंग में आसानी रहेगी। कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट्स क्रेडिट 95547644। इन दोनों का टोटल भेजें। वन 171 17198 जान दे यार। 9554 प्लस 7644 17198। ओके बेटा, क्या करेंगे एंट्री? कैश डेबिट शेयर कैपिटल प्रीमियम पोस्ट करवाएं। कैश तो करंट एसेट्स में आएगा, शेयर कैपिटल के सामने 9554 और प्रीमियम के सामने 7644 आएगा। एवरीबॉडी इज ओके? सब क्लियर हो गया बेटा? ये कैसे वर्किंग हुई है यार? देन बेटा आखिर में क्या रह गया है, प्लीज आप लोग ही बता दें। सॉरी सर, जज़ाकल्लाह बेटा। प्रॉफिट बता दें सर। बारह का प्रॉफिट क्या कैलकुलेट हुआ था? 5086। रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा 5086। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। क्लोजिंग बैलेंसेस ज़रूर बता के बात ख़त्म करनी है।
शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए? टू 1497 बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ओपनिंग से शुरू करेंगे ना, इस साल का ओपनिंग अभी है 30340 और रिटेन्ड अर्निंग्स का, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स कब जाएगी? 8897 बिल्कुल ठीक है। टोटल्स की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेंशन नहीं है, क्योंकि टोटल्स आपको पुरानी आदत है F1 से कि आप घर से करते हैं। ओके बेटा, सब ओके सर? ये बेटा आपको डेफिनेटली आइडिया है कि अब ईद की कुछ छुट्टियां शायद हमें करनी पड़नी है। क्या ओपिनियन है वैसे आपका ईद की छुट्टियों के बारे में? कोई अच्छा ख्याल है? बेटा बात आपकी ठीक है सर, नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर मेजॉरिटी लोगों ने मेरी तरह टाइम वेस्ट करना है। लेकिन बेटा शायद हमें कुछ 2-3 लोग ऐसे हों जिन्होंने रमज़ान के ये रिमेनिंग जो 2-4 दिन हैं इनमें कुरान पाक की तिलावत करनी हो सकता है उन्होंने ख़त्म कुरान का प्रोग्राम बनाया और उनके कुछ पारे रहते हों। तो मेरा ख्याल ये है कि हम कल से ऑफ कर लें 27वीं, ज़रा 3-4 दिन बच्चों को मिल जाएंगे। आप लोग भी ज़रूर, दिन हजरात का प्लान नहीं भी था बना लें यार, कोई इन दिनों में 8-10 पारे कम से कम पढ़ लें, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह करते हैं, ईद के बाद फिर ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं रखते, बस मैक्सिमम हम आज क्या तारीख है जी? 20 है ना? आज तो 20 है ना? 21 से लेके बेटा कल से लेके, कल से अब ऑफ कर लें, कल से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक 27 तारीख को, 27 मई को, वेडनेसडे को इंशाल्लाह सेम टाइम मुलाकात होगी। ओके, जरा बता दें किस दिन कहा है मैंने, किस दिन कहा है मैंने, किस दिन कहा है बता के उठिएगा। वेडनेसडे। लेकिन इस तरह करें बेटा, ये 2 सवाल पेज नंबर 16 और 17 पे इसी टॉपिक के मेरा ख्याल है 2 सवाल ये ट्राई कीजिएगा, इसमें मेरा गुमान है कि मैक्सिमम आप कर लेंगे। ये भी शायद आपने पहले किए हुए, लेकिन इसमें IS 8 इन्वॉल्व है, आप IS 8 की चीज़ें मिक्स होंगी। तो पेज नंबर 16 और 17 पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपके 2 होमवर्क हैं। ये जो रिमेनिंग रमज़ान के दिन है इनमें आप यकीनन इबादत करेंगे, लेकिन जो ईद का एक दिन होगा उसमें आप सेवियाँ खा के, नमाज ईद की पढ़ के और सेवियाँ खाने के बाद वेले होंगे, अगला दिन भी फारिग होंगे, तो कहीं जाना आना तो है नहीं। तो कम से कम ये 2 सवाल, ठीक है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, 5 and 6 ऑन पेज नंबर 16 and 17। ओके, माई मैसेज इज लाउडली क्लियर? जज़ाकल्लाह बेटा, मुझे भी अपनी दुआ में शाम याद रखिएगा यार। अल्लाह हाफ़िज़। एडवांस ईद मुबारक सर, लेकिन अपनी नेक दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।